चलिए देखिए, बेसिकली क्या है, जो ब्लड ग्रुप वाला हमारा टॉपिक जो था उसमें मैंने आपको बस इतना बताया था कि ए बी और ओ है, और इसी के हमारे पास पॉजिटिव है और इसी के हमारे पास क्या है, नेगेटिव। ये मेन आपके ब्लड ग्रुप्स हैं आपके, ठीक है ना। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि RH फैक्टर जो होता है यानी रेसिस फैक्टर जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन वैसे तो नहीं था, ठीक है, इसमें डायरेक्टली आते हैं क्रॉस के, लेकिन एक आधा क्वेश्चन ऐसा था तो डिटेल में पूछा हुआ था, तो थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। तो ए बी और ओ एक्चुअल में है क्या? ब्लड ग्रुप तो है, लेकिन ए का मतलब क्या है? अब जैसे यहाँ पे मैंने IA लिखा है, IO लिखा है, तो ये आई क्या चीज है? देखो मेन क्या है, जो ब्लड ग्रुप हम बोल रहे हैं ए बी और ओ, ये सारे जो होते हैं, सुनना, ये सारे जो है वो आपके क्या है, एंटीजेंस होते हैं। देखो जैसे आपका रेड ब्लड सेल है, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो साथ में काम करते हैं, साझेदारी में काम करते हैं। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर प्रोटीन होता है, ठीक है, और वो जैसे मान लेते हैं एक एंटीजन आपका ये वाला है इस टाइप से, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं इस टाइप से, ये ले लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स है, इसके ऊपर जो प्रेजेंट है वो क्या है, एंटीजेंस है। एंटीजन किस टाइप के प्रेजेंट है? ए टाइप के प्रेजेंट है, तो इसलिए ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। तो अगर आप बोलो कि ब्लड ग्रुप ए है, इट मींस उसमें एंटीजन कौन से प्रेजेंट है? ए प्रेजेंट है। ये बी है, बी टाइप का अलग है, शेप अलग है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ब्लड ग्रुप बी है, इसमें कौन से टाइप के प्रेजेंट है? बी टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है। और अगर मैं बोलता हूँ ए बी है, तो इट मींस उसके अंदर आपके, हाँ, दोनों टाइप के उसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे आपके, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों टाइप के आपके प्रेजेंट है ए बी के अंदर। ओ जो होता है आपका, ओ के अंदर आपका कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो ए बी और ओ क्या है आपके, एंटीजन जो किसके ऊपर प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है। जिस टाइप का एंटीजन होता है, जो WBC होता है, इनके बीच में एक समझौता होता है, वो क्या कहेगा, इस टाइप के एंटीजन को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इसके अलावा जो भी आएगा उसके खिलाफ वो क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, और उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। तो इसलिए आपने सुना होगा, जैसे आपका ब्लड ग्रुप ए है या बी है, तो आप बी ही ले सकते हो और बी पॉजिटिव ही ले सकते हो, है कि नहीं। अगर ए है तो ए ही ले सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, यहाँ सुनो ध्यान से, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, इट मींस उसमें कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, ए वाले। और अगर आपने बी वाले दे दिए, तो क्या ये आपस में मैच कर पाएंगे? नहीं। तो क्योंकि ए जो एंटीजन है, इसके पास जो WBC है, वो एंटीबॉडी किसका बनाएगा, बी का बनाएगा, तो बी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी वेसल्स के अंदर ही, और आपकी डेथ भी हो सकती है, डेंजरस होता है। इसलिए हम ट्रांसफ्यूजन जो है वो दूसरे ब्लड का नहीं करते। यहाँ तक समझ आ गया? तो क्यों नहीं करते ट्रांसफ्यूजन दूसरे ब्लड का, क्लियर है? क्या है रीजन? कोई दूसरा एंटीजन आएगा तो WBC उसे किल कर देगा। हाँ, एक एंटीजन प्रेजेंट है ब्लड में, उसके अलावा कोई और आएगा तो वो क्या करेगा, WBC उसको इंट्रूडर समझेगा और क्या कर देगा, खत्म कर देगा। इस हिसाब से तो ए वाला भी रिस्क है। हाँ, इसलिए ए भी यूनिवर्सल क्या है, एक्सेप्टर है ना, क्योंकि इसके पास ए भी है बी भी है, तो क्या हो रहा है, ए भी दोनों ले सकता है, ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है। समझ गए बात? लेकिन अब इसकी ओ की बात करें, अब ओ के बाद तो एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये ना ए ले सकता है ना ही बी ले सकता है, ये ओ ही ले सकता है। ये बात समझ आई? क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? अच्छा, ये यूनिवर्सल क्या हमारा डोनर है। अब ये डोनर क्यों है? क्योंकि इसके पास ये और इसके पास तो कुछ है ही नहीं ना, तो ये एडजस्ट हो सकता है इसके साथ। इसके पास कुछ भी नहीं है तो किसी के साथ भी जा सकता है, लेकिन इसके पास ये दोनों है तो ये इसके साथ नहीं जा सकते। ए बी जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वो कहीं से भी ले सकता है, और ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी दे सकते हैं क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। और एक चीज और, जब मैं बोल रहा हूँ कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो हम बेसिक बात कर रहे हैं ए बी और ओ की। इसके अलावा भी ब्लड में बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, H है, T है, बहुत सारे टाइप के एंटीजन प्रेजेंट, 55 61 कुछ एंटीजन आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकते, तो इसका मतलब हम जो पर्टिकुलर ये बात कर रहे हैं ए बी और ओ की। बात समझ आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसके बाद प्लस और माइनस का जो फैक्टर था, प्लस और माइनस है इनके पास। प्लस और माइनस क्या था? प्लस क्या था आपका RH फैक्टर यानी रेसस फैक्टर। रेसस फैक्टर इसका नाम क्या है, क्योंकि सबसे पहले रेसस मंकी के अंदर ये फैक्टर जो है पाया गया था, उसके बाद ये देखा गया औरों में भी है, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, RH फैक्टर रख दिया। RH फैक्टर, अच्छा RH फैक्टर है क्या? बेसिकली ये एक टाइप का प्रोटीन है, अगेन जो आपके उसके ऊपर मिलेगा, एंटीजन है एक टाइप का जो आपको ब्लड के ऊपर मिलेगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसमें प्रेजेंट है, नेगेटिव का मतलब उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, इट मींस मेरे अंदर एंटीजन कौन से हैं, बी
पॉजिटिव मतलब RH फैक्टर मेरे अंदर है, और एंटीबॉडीज किसके खिलाफ है मेरे पास, A के खिलाफ, यानी A मैं नहीं ले सकता। अच्छा, समझ आ गई बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। इसके अलावा एक और चीज जो सबसे कॉमन है, जो सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप है वो आपका O पॉजिटिव है, और जो सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है वो आपका AB नेगेटिव है। ठीक है, ये आपका रेयरेस्ट है और ये आपका सबसे कॉमन है। सबसे रेयरेस्ट कौन सा हो गया, AB नेगेटिव। अभी हम इन चारों की बात कर रहे हैं, हालांकि वर्ल्ड में जो सबसे रेयरेस्ट है वो आपका गोल्डन ब्लड ग्रुप है, वो अलग चीज है। इसके अलावा ना कौन सा ब्लड ग्रुप है? एक होता है, एक ब्लड ग्रुप है आपके पास बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसका क्या मतलब? और एक आपके पास है RH नल ब्लड ग्रुप, जिसको आप गोल्डन ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के हैं, इस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिकली बताया तो है क्या। हाँ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है इतना रेयर है कि इसका जो रेशियो है 1:10,000 है, यानी 10,000 बंदों में एक का कोई मिलेगा। ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप मिला था कहाँ पे मिला था, बॉम्बे में मिला था आपको। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो हमारे जितने भी A B O है, इसके अंदर एक और एंटीजन होता है, वो होता है H एंटीजन। ये सब में प्रेजेंट है, H एंटीजन क्या होता है, सब में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसके अंदर जो H है वो आपका प्रेजेंट नहीं होता। और वो H क्या होता है? एंटीजन एक टाइप से, एक एंटीजन है, B एंटीजन है, वैसे H आपका एक एंटीजन है, तो उसमें वो प्रेजेंट नहीं होता। अब दिक्कत की बात क्या है, सारे जो जितने भी ब्लड ग्रुप है A B AB और O, इन सबके पास H प्रेजेंट है, और बॉम्बे वाले के पास क्या है, H प्रेजेंट नहीं है, तो इन चारों से ही नहीं ले सकता वो, क्योंकि उसके पास H प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है ना, तो किससे ले सकता है, सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले से ले। तो उनका अलग से स्पेशल बैंक है जिसमें से बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले ही स्टोर होते हैं, तो अगर जरूरत पड़ती है तो वहीं से ही ब्लड आपका आता है। H एक एंटीजन है जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है। मेन बात ये है कि H एंटीजन है इन सब में है, जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसमें H एंटीजन नहीं होता। ठीक है ना, तो इनसे किसी से भी नहीं ले सकता वो, ठीक है ना, क्योंकि वो उसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको अगर देना है तो वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला ही दे सकता है। उससे भी ज्यादा जो रेयरेस्ट है वो आपका RH नल है। अब एक RH नेगेटिव पड़ा जिसमें RH फैक्टर क्या है, नहीं है। अब जब हम RH नेगेटिव फैक्टर बोल रहे हैं ना, तो RH में भी लगभग 50 से 55 टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो इस RH नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि सारे एंटीजन नहीं है उसके अंदर, हो सकता है 50 में से 30 प्रेजेंट हो, 20 ना हो सकता है 10 प्रेजेंट हो, 40 ना हो, लेकिन RH जो नल है इसके अंदर RH का कोई भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता। यानी अगर 55 है तो 55 के 55 ही क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, RH नल। और ये सबसे ज्यादा रेयर है पूरे वर्ल्ड में, लगभग 50 से 60 हैं सिर्फ बंदे जिनके पास ये ब्लड ग्रुप है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, क्लियर है चीज। तो आपसे अगर रेयरेस्ट पूछेंगे तो रेयरेस्ट आपको बुक्स के हिसाब से बताना है, बुक्स के हिसाब से कौन सा आपका रेयरेस्ट, AB नेगेटिव। ठीक है, लेकिन आपको पता है इसके अलावा भी और हैं जो आपका ये दोनों है। और सबसे कॉमन कौन सा है, वो पॉजिटिव आपका सबसे कॉमन है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो गया, वो हो गया, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या हो गया आपका, AB हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। एक आई, अच्छा यहाँ पे एक चीज बताई थी, A डोमिनेंट है, B डोमिनेंट है। अगर फादर मदर के पास A है और एक के पास O है तो क्या आएगा, A। एक के पास A है, एक के पास B है तो क्या आएगा, AB दोनों आएंगे। ठीक है ना, O है B है, क्या आएगा, B आएगा। डोमिनेंट क्या है, A और B है। O, अच्छा ठीक है, O हमारा रिसेसिव ट्रेट है, तो रिसेसिव ट्रेट कब आएगा, जब हेटेरोजाइगस जब आपस में फ्यूज करेंगे। वो क्रॉस देखते हैं, हमें ब्लड का भी क्रॉस देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि ब्लड ग्रुप से क्रॉस आता नहीं है, पिछले बोर्ड्स के अगर पेपर उठाए तो ब्लड ग्रुप से क्रॉस है नहीं, लेकिन फिर भी यूटीज वगैरह में आ जाता है। आई का एक पर्टिकुलर नाम है, मुझे ध्यान आ रहा है, लेकिन ये जो लिखते हैं ये रिप्रेजेंट कर, उसका मतलब जो होता है वो एंटीजन ही होता है। ठीक है, नाम मैं अभी बताया था। ये क्या है, आई का मतलब क्या है, एंटीजन ही है, तो इस वाला एंटीजन है, एंटीजन हो, एंटीजन है, ये आपस है, ये मान लेते हैं मदर के कैरेक्टर्स हैं और ये आपके पास फादर के हैं। अब इसको हम क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कैसे कराएंगे, सेम बोर्ड IA IU। अभी क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, और इसमें BO। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यानी जो ऑफस्प्रिंग आए आपके, इसके अंदर क्या है, तो ये आपके एक के पास क्या है, AA आया, एक के पास AO आया। अगर इस पास A है तो कौन सा शो होगा, A। इसके पास AB दोनों आएंगे और इसके पास B। समझ आ गई बात? हाँ, O रिसेसिव में, इसलिए अगर BO है तो साथ में शो कौन सा होगा, B आएगा, यानी एंटीजन में B है। अरे तो इसके अंदर आ तो रहा है, इसमें आपके AA आ रहा है, AA का मतलब इसमें A ही रहेगा, इसका ब्लड ग्रुप, इसका भी आपका A ही है ब्लड ग्रुप, इसका आपका क्या है AB, और इसका क्या है आपका B है आपका।
पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से नहीं आएगा, ये भी मोस्ट मतलब अटमोस्ट केस है अगर ब्लड का अगर आ जाएगा तो, वरना जनरली आपको डायरेक्ट थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है, फादर के पास ये था, मदर के पास ये था, क्रॉस करके बताओ क्या आएगा। सीधा लिखना होगा। हाँ उसमें सीधा आप लिख सकते हो कि आप उसमें क्रॉस भी करने, आपको पता है कि थ्योरी में मेंशन कर दो कि ओ जो है आपका रिसेसिव है, इसलिए ऑप्शन में क्या आएगा आपका ए या बी जो भी इसमें गिवन होगा। तो ग्लोसरी आता है, फिर किसी का वो कैसे आता है? दोनों का हो गया रिसर्च। चलो एक काम करते हैं, यहाँ आई ए ओ, फादर का यहाँ पे बी ओ ले लेते हैं। मदर का ए पॉजिटिव था, फादर का क्या था बी पॉजिटिव, ओ रिसेसिव था उसके अंदर, है ना। ये भी तो अब यहाँ पे जब आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे ओ आएगा ना, आ गया। अब देखो होता क्या है बेसिकली, हम जो हेरिडिटी पढ़ रहे हैं, हमने क्या पढ़ा, F1 जनरेशन पढ़ी, F2 जनरेशन पढ़ी। हम अपने पेरेंट्स की क्या है F1 जनरेशन है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स की क्या है, और ग्रैंड पेरेंट्स की F3। हमें पता है कि F1 में तो सारे डोमिनेंट आते हैं, यानी पेरेंट्स से तो सारे आपको क्या मिले हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स। यानी अगर रिसेसिव आपके अंदर आया है तो कहाँ से आया होगा, ग्रैंड पेरेंट्स से आया होगा, क्योंकि उनकी तो आप F2 जनरेशन हो गया ना। F1 में सारे डोमिनेंट आते हैं, बात सही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन अगर रिसेसिव आ रहा है, जैसे हमें पता है ए और बी आपके डोमिनेंट है, लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे का ओ आ रहा है, हालांकि फादर का ए था, मदर का बी था, लेकिन फिर भी ओ आ गया, इट मींस क्या है कि जो पेरेंट्स थे उनके पास हेटेरोजाइगस था, जिसमें आई ओ ए और बी ओ दोनों थे। तो ये वाला जो केस है इसका, ये रिसेसिव वाला केस है, जिस बच्चे के पास ओ निकल के आया है। समझ आई बात, क्लियर है यहाँ तक। जो जेंडर डिटर्मिनेशन हमने किया था, जेंडर कैसे डिटरमाइन करते हैं, 50-50 चांसेस होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन थे। अगर फादर का है तो फादर को ब्लेम हमें करना है कि एक्स और एक्स तो मदर पे होते हैं, फादर का एक्स गया तो फीमेल हो गए, वाई गया तो मेल हो गए। मदर को बोलेंगे तो मदर रिस्पॉन्सिबल है, नहीं होती, 50-50 चांस है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो भी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, 50-50 चांस है। नहीं नहीं, अगर आपसे पूछेंगे क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि 50-50 चांसेस होते हैं बेटा। हाँ वो इसलिए दे रखा है ताकि माइंडसेट चेंज हो। देखिए मदर के पास तो एक्स और एक्स ही रहते हैं, फादर के पास क्या होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। अब अगर ये क्रॉस करेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तुम कर रहे हो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, अब ब्लैंक। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जो आपके जीन्स होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं, और हर एक जीन में से एक अलील आता है ऑफस्प्रिंग के पास। यानी ये XX हो गया, ये आपका XX, ये आपका XY और ये आपका XY। आपसे क्वेश्चन यही आएगा, जेंडर डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी पूछेंगे कि बताओ 50-50 क्यों होते हैं, तो सब में क्रॉस करो, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी भी बताओगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए, एनवायरमेंट, हाँ होते होंगे क्वेश्चन है तो, है ना। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पेड़ पौधे, बेटा एनवायरमेंट का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते, ह्यूमंस में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, नो। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर जो जेंडर डिटर्मिनेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, एनवायरमेंट के थ्रू होती है। यानी एनवायरमेंट भी एक रोल प्ले करता है जेंडर डिटरमाइन करने के लिए। कौन कौन से हैं, एक आपका टर्टल है और दूसरा जैसे आपका हो गया लिजर्ड, ठीक है, लिजर्ड हो गया, या फिर आपका क्रोकोडाइल भी है, क्रॉक्स हो गए आपके, क्रोकोडाइलियन जितनी भी आपकी फैमिली है उसके अंदर जितने भी आते हैं, क्रॉक्स हो गए, घड़ियाल वगैरह हो गए, ये सब भी आपके जेंडर डिटरमाइन होता है, एनवायरमेंट के थ्रू होता है। लेकिन कैसे, क्योंकि ये सारे एग लेंगे आपके ओविपेरस है, विविपेरस है, ये सारे ओविपेरस, सुना है ना ये ओविपेरस विविपेरस। चलो ठीक, ओविपेरस बड़ा एग लेइंग होते हैं, विविपेरस जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, जो सीधा फीटस बाहर आता है। तो यहाँ पे अभी बेसिकली क्या है कि ये सारे क्या कर रहे हैं, एग ले कर रहे हैं, ठीक है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, हिंदी जो अंडे के ऊपर बैठ जाते हैं फिर उसको गर्माहट देते हैं ना, तो उनका लगभग आपका जो डेज होता है 45 से 70 डेज का होता है। अब इसके बीच में जो 45 से 70 डेज के बीच के जो पीरियड होता है, इसमें एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। टर्टल्स की अगर हम बात करते हैं, अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है आसपास का, अगर इसमें आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हार्मोनल चेंज हो जाएंगे, जो अंदर जो फीटस आपका बेबी जो उसके अंदर एग के अंदर बन रहा है उसमें हार्मोनल चेंज होगा, और क्या रिजल्ट आएगा उसका, फीमेल आएगा अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। लिजर्ड में इसका उल्टा है, ठीक है। लिजर्ड में अगर टेम्परेचर बढ़ गया, बढ़ने से मतलब ये नहीं 50-60 डिग्री पे पहुंच जाएगा, मतलब आपका 34 डिग्री 35 40 डिग्री तक हो गया, ठीक है। तो लिजर्ड में जो क्या क्रिएट होंगी आपकी, मेल क्रिएट होंगी, और लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा आपका, फीमेल। क्लियर है ये चीज। ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चे के अंदर, जो एग के अंदर होता है,
टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ गया टर्टल्स के केसेस में तो फीमेल, लोअर टेम्परेचर पे क्या मिला हमें, मेल। लिजर्ड के केसेस में, क्रोकोडाइल में भी सेम है। इनके केसेस में क्या मिलेगा आपको, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मेल और कम हो जाएगा तो फीमेल। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर क्वेश्चन आ जाता है क्या एनवायरनमेंट रोल प्ले करता है जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए, तो यस लिखना है और यस के साथ एग्जांपल देना है, क्योंकि हर जगह नहीं करता। क्लियर है ये चीज? ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक था।